अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन 7वीं जमात का है और साइंस मजमून पर है। और हमारा पहले लेसन का नाम है जानदारों की दुनिया, तवाफ़ुक़ और जमात बंदी। सबसे पहले है इसमें पॉइंट, तवाफ़ुक़ किसे कहते हैं। सेकेंड वन के नबातात में क्या तवाफ़ुक़ है। थर्ड है हैवानात में तवाफ़ुक़। और फोर्थ है जानदारों की जमात बंदी। और लास्ट है हमारा कार्ल लुईस का दो इसमी तरीका। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज़मीन पर कई किस्म के नबातात मौजूद है। चंद नबातात मुख्तलिफ रंग के फूल खिलते हैं, चंद नबातात पानी में पाए जाते हैं तो कुछ पानी से महरूम रेगिस्तान में उगते हैं। कुछ नबातात खुर्दबीन के बगैर नजर नहीं आते और कुछ बहुत बड़े होते हैं। कुछ नबातात बर्फानी इलाकों में भी पाए जाते हैं। नबातात की तरह हैवानात भी तनु पाया जाता है। कुछ यककलबी तो कुछ कसीर कलबी, कुछ फ़करी तो कुछ गैर फ़करी होते हैं। इसी तरह आबी, बर्री, जल थलिए, फ़िज़ाई, रेंगने वाले, इस तरह कई किस्म के हैवानात से हमारी दुनिया भरी हुई है। ऐसा माहौल में हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि जानदारों में किस तरह तनु किस वजह से पैदा होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि तवाफ़ुक़ किसे कहते हैं। हर जानदार जिस माहौल में रहता है इससे मुताबिकत कायम करने के लिए इसके जिस्मानी आज़ा और ज़िंदा रहने के तरीक़े में वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीली को तवाफ़ुक़ कहते हैं। हम देखेंगे कि नबातात में तवाफ़ुक़ क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे आबी नबातात में तवाफ़ुक़। ऐसे नबातात जो पानी में उगते हैं, जो पानी में रहते हैं। आपके इलाके में जैसे नदी है, नाले हैं, तालाब, झील, ये आबी ज़ख़ीरे हैं। आबी ज़ख़ीरे में पानी पाए जाने वाली नबातात में चंद नबातात की जड़ें तहनशीन मिट्टी में मजबूती से गड़ी हुई होती है। इनके तने पानी में डूबे हुए होते हैं जबकि पत्ते और फूल पानी पर तैरते रहते हैं। कुछ नबातात जड़ों के साथ पानी पर तैरती है। पानी की तह में देखने पर वहाँ भी कुछ नबातात नजर आते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कवल का फूल, जिसकी जड़ें पानी के अंदर होती है और फूल की जो पत्तियां हैं, फूल ऊपर होता है, पानी के ऊपरी सतह पर होता है। आबी सुंबल जैसी नबातात के डंठल नर्म, खोखले और लचकदार होते हैं। इसके बाद देखेंगे कि अक्सर आबी नबातात के पत्तों और तनों पर पतली मोमी तह पाई जाती है। कुछ नबातात के पत्ते कम चौड़े फीते जैसे पतले होते हैं, इसलिए नबातात पानी के तेज बहाव को बर्दाश्त कर सकते हैं। पत्तों के डंठल और तनों में पाए जाने वाले हवा के खाने इस नबातात को तैरने में मदद देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि रेगिस्तानी इलाकों की नबातात में तवाफ़ुक़। अभी हमने देखा कि पानी में जो नबातात उगते हैं उनकी खासियत क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि रेगिस्तानी इलाकों में जो नबातात है, जो पौधे हैं, झाड़ है, ये कैसे होते हैं। एक है नागफनी और ज़्यादा पत्तों वाला पौधा अलग अलग गमलों में देखिए आप। रेगिस्तानी पौधों में पत्ते नहीं पाए जाते, ये वो बहुत छोटे और सुई नुमा होते हैं या कांटों में तब्दील हो जाते हैं। इसकी साख की वजह से इनके जिस्म का पानी बहुत मामूली मिकदार में भाप की शक्ल में खारिज होता है। तना पानी और ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करता है, इसलिए वो मोटा हो जाता है। पानी की कमी की वजह से तने को शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम देना होता है, इसलिए वो हरा होता है। पौधों की जड़ें पानी की तलाश में ज़मीन के अंदर खूब गहराई तक जाती है। इन नबातात के तनों पर भी मोमी मादे की मोटी तह पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि बर्फानी इलाकों के नबातात कैसे होते हैं।
यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने आबी नबातात के बारे में देखा था, जैसे कि ये कवल का फूल है, इसके पत्ते इस तरह से होते हैं और इसकी डंठल यानी कि उसकी शाखें इस तरह की होती है। यहाँ पे कवल का डंठल, और ये है कवल का पत्ते इस तरह से होते हैं, और ये कवल का फूल। इसके बाद हमने रेगिस्तानी इलाकों के नबातात देखे जो कि इस तरह के होते हैं। ये नागफनी का, और रेगिस्तान में जो दरख्त होते हैं उनके पत्ते नहीं होते हैं, बल्कि वो इस किस्म के आपको दिखाई देंगे, नागफनी। इसके बाद हम देखेंगे बर्फानी इलाकों की नबातात में तवाफुक, कि बर्फानी इलाकों में किस तरह के नबातात पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बर्फानी इलाकों की नबातात जो है अहम देवदार है, सनोबर है, जैसे मखरूती दरख्त शामिल है। इनकी सख्त मखरूती होती है, टहनियाँ नीचे झुकी हुई होती है। इन इलाकों में खूब बर्फ गिरती है और सर्दी भी ज़्यादा होती है। मखरूती साख्त की वजह से इन नबातात पर बर्फ जमा नहीं होती और इनकी छाल मोटी होने की वजह से वो सर्दी बर्दाश्त कर पाती है। यहाँ पर हम देखेंगे इस दरख्त की जो शक्ल है वो मखरूती है। अगर इस पर बर्फ गिरेगी भी तो जमा नहीं होती है, बल्कि वो फिसल कर नीचे गिर जाती है। और इसकी जो छाल है ये बहुत मोटी होती है, जो सर्दी को बर्दाश्त कर पाती है। इसके बाद हम देखेंगे जंगलाती इलाकों की नबातात में तवाफुक। इसमें है कि इन इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के नबातात पाए जाते हैं, जैसे दरख्त, झाड़ियाँ, पौधे। सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए इनमें मुकाबला आराई होती रहती है। सूरज की रोशनी के उसूल के लिए दरख्तों की ऊंचाई बढ़ती है। इनके सहारे बेलें भी ऊंचाई तक पहुंचती है। कुछ बेलों के तनों में कमानी की मानिंद बेल डोरे होती है, जो कि तने का तवाफुक ही है। इसकी मिसाल हम देखेंगे। ये है जंगल के नबातात। इसके बाद हम देखेंगे घास के इलाकों की नबातात का तवाफुक। घास के इलाकों में बड़े पैमाने पर छोटी छोटी झाड़ियाँ और कई किस्म की घास उगती है। ये घास अपने रेशेदार जड़ों की मदद से ज़मीन की झींच को रोकती है। इस्तिवाई इलाकों में पाए जाने वाली घास बहुत ऊंची होती है। इसमें शेर, बबर, शेर, हाथी, हिरन जैसे हैवानात छुप सकते हैं। लेकिन सर्द इलाकों की घास ऊंचाई में कम होती है, इसलिए इसमें खरगोश जैसे हैवानात पाए जाते हैं। पहाड़ों की ढलवानों, सतह मुर्तफा और मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर चरागाहें नजर आती है। इसके बाद है नबातात में ग़िज़ा के लिए तवाफ़ुक़। अब जो नबातात है वो अपनी ग़िज़ा किस तरह से हासिल करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ज़मीन पर पाए जाने वाली अक्सर नबातात खुद कफील होती है, लेकिन अमर बेल जैसी चंद नबातात गैर कफील होती है। अमर बेल का जिस्म यानी सिर्फ जर्द रेशो जैसे तने का जाला होता है। इसमें पत्ते नहीं पाए जाते, इसलिए ये अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकती। दूसरे नबातात के तनों से ग़िज़ा हासिल करने के लिए इसमें चूसने वाली जड़ें पाई जाती है। ये जड़ें मेज़बान दरख्त की उरूखी और आबी नलियों तक पहुंचकर इनसे ग़िज़ा और पानी जज़्ब करती है। हपून में खिज़रे की गैर मौजूदगी की वजह से वो शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम नहीं दे सकती। रोटी, पाव जैसी निशास्ती ग़िज़ाई अशिया से ग़िज़ा हासिल करने के लिए इसमें जड़ों जैसे रेशे पाए जाते हैं। नबातात की नशोनुमा के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम की ज़रूरत होती है। जिस ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ नशोनुमा पाने वाली कुछ नबातात जैसे फेनिस फ्लाई ट्रेप, ड्रासेरा, सराहिया पौधा कीड़ों का शिकार करके नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करती है।
ऐसे पौधों में कीड़ों का राग़िब करने और इन्हें पकड़ कर रखने के लिए पत्तों और फूलों में तवाफ़ुक़ हो जाता है। यानी कि खुद कफील, यानी जो पौधे खुद अपनी ग़िज़ा सूरज की रोशनी से तैयार करते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और जो पौधे नहीं कर पाते हैं वो किस तरह से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, जैसे कि अमरबेल हैं। और जिस मिट्टी में पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस ना हो तो वो पौधे क्या करते हैं, कीड़ों का शिकार करके उससे नाइट्रोजन हासिल करते हैं और इस तरह से उनकी ग़िज़ा उन्हें मिल जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि हैवानात में क्या तवाफ़ुक़ है, एनिमल्स में। जैसे कि हम जानते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के हैवानात हैं और वो मुख्तलिफ़ जगह पर रहते हैं। कुछ ज़मीन पर रहते हैं जिसे बर्री कहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं जैसे कि आबी है, कुछ रेगिस्तान में रहते हैं और कुछ जंगल में रहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बर्री हैवानात की बनिस्बत आबी हैवानात की जिस्म की साख में तब्दीली नज़र आती है। आबी जानवर यानी जो पानी में रहते हैं, जैसे कि मछलियों की जिल्द पर सफने और जिस्म पर ज़नफ़े होते हैं। जिस्म गावदम होता है। तनफ़ुस के लिए इनमें नाक के बजाय गलफड़े पाए जाते हैं। पपोटे शफाफ होते हैं। इन हैवानात की जिस्म में हवा की थैली होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फिश है, मछली है और ये है इसके ज़नफ़े और ऊपर इसके सफने होते हैं और ये गलफड़ों की मदद से अपने सांस लेती है, तनफ़ुस का काम अंजाम देती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जंगल और घास के इलाकों में रहने वाले हैवानात में क्या तवाफ़ुक़ है। जैसे कि जंगली कुत्ते, लोमड़ी, शेर, बब्बर शेर जैसे गोश्तखोर हैवानात के पैर मजबूत होते हैं। इन हैवानात में बड़े बड़े नाखून और नोकीले चीरने वाले दांत पाए जाते हैं। शेर के पैरों के तलवे गद्दीदार होते हैं, इसलिए शिकार को उसकी आहट महसूस नहीं होती और वह आसानी से दबोच लेता है। गोश्तखोर हैवानात में आंखों का मुकाम सर के मखरूती हिस्से के सामने की जानिब होता है, जिसकी वजह से वो शिकार को दूर से देख लेते हैं। सब्ज़ीखोर हैवानात में आंखें पेशानी के नीचे और बाजू की जानिब होती हैं, इसलिए वो बहुत वसी इलाके को देख सकते हैं और इन्हें दुश्मन से बचाव का मौका मिलता है। सब्ज़ीखोर हैवानात के पैर मखरूती और पतले होते हैं और खुर मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो छलांग लगाते हुए तेजी से भाग सकते हैं। ऐसे हैवानात की हरकत करने वाले लंबे कान दूर की आवाज़ को सुन सकते हैं। हिरन और बारहसिंगा का रंग माहौल से मिलता जुलता होता है। नबातात के तनों को चबाकर खाने के लिए इनमें मजबूत दांत पाए जाते हैं। इसके बाद है रेगिस्तान के हैवानात में तवाफ़ुक़। रेगिस्तानी इलाकों में जैसे कि हम जानते हैं पानी की शदीद किल्लत होती है, बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, जिसमें पानी को बहाल रखने के लिए वहाँ के हैवानात की जिल्द मोटी होती है। पैर लंबे, तलवे गद्दीदार और फैले हुए होते हैं। नाक पर जिल्द की झालर होती है। पपोटे लंबे और मोटे होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले चूहे, सांप, मकड़ी, गिरगिट जैसे हैवानात गहरे बिल बनाकर रहते हैं। और रेगिस्तान का सबसे मशहूर जो जानवर है वो है ऊंट, जिसे रेगिस्तान का खास जानवर माना जाता है। इसके बाद है शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। बर्फानी इलाकों के हैवानात में तवाफ़ुक़। बर्फानी यानी जो बर्फीले इलाके में रहते हैं। याक, खुतबी रीछ, सफ़ेद लोमड़ी, पहाड़ी बकरी, चंदेरी लोमड़ी, साइबेरियाई हस्की कुत्ता, बर्फानी चीते इस्तिवाई जंगलात के इसी नस्ल के हैवानात हैं जो बर्फानी इलाकों में रहते हैं। और इन हैवानात की जिल्द पर लंबे घने बाल सफ़ेद या रोपरी रंग के
होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फिजाई हैवानात, जो हैवानात फिजा में रहते हैं, जैसे कि परिंदे। परिंदों के जिस्म भी दोनों सिरों पर गावदम होने की वजह से उड़ते वक्त हवा रुकावट नहीं बनती। जिस्म पर पैरों का गिलाफ, सामने के पैरों का पंखों में तब्दील होना और खोखली हड्डियों की वजह से इनके जिस्म का हल्का होना, ये तवाफुक उड़ने के लिए साजगार है। कीड़ों के जिस्म भी गावदम और हल्के होते हैं। पंखों की 2 जुड़ियां और तीलियों की मानिंद 6 पैर। जिस्म की इस किस्म की साख की वजह से कीड़े हवा में उड़ सकते हैं। इसी तरह चमगादड़ के अगले पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली की मौजूदगी की वजह से ये भी उड़ सकती है। अगर परिंद ज्यादा वजन होगा तो उड़ नहीं सकते, इसलिए परिंदों का वजन बहुत हल्का सा होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि रेंगने वाले हैवानात, ऐसे हैवानात जो रेंगते हैं, ना उड़ते हैं, ना ही चल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, जैसे कि छिपकली है, गिरगिट है, मगरमच्छ है। हैवानात उज़लात का मखसूस इस्तेमाल करके रेंगते हैं। इसी के साथ इनकी जिल्द पंजों और मखसूस रंग में तवाफुक हो चुका है। जैसे छिपकली, घोड़पड़ के पंजे पतले और इसमें नाखून पाए जाते हैं। सांप की जिल्द पर सफने होते हैं। इसके बाद है कि ग़िज़ा के लिए हैवानात में क्या तवाफुक है। हैवानात की जमातबंदी, जैसे कि हम जानते हैं कि सब्जीखोर और गोश्तखोर इन 2 ग्रोह में की गई है। इसके लिए ऐसी मखसूस तब्दीलियां हो गई है जिसकी वजह से इन हैवानात में ग़िज़ा खाना आसान हो जाता है। इस ताल्लुक से मेंढक, सांप, परिंदे, मच्छर, तितलियां अपना शिकार किस तरह हासिल करती है, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर अपने ग़िज़ा हासिल करती है। इसके बाद है माहौलियाती मुशाबहत के लिए हैवानात में तवाफुक। मुख्तलिफ रंगों के गिरगिट, नागतोड़े हमें आसानी से नजर आते हैं। ये नबातात पर, घास में या दरख्त के तने पर होते हैं, जिसके जिस्म का रंग अतराफ के रंग से मुशाबह होता है। मिस्किन, जोग्राफिया हालात के मखसूस माहौल में जिंदा रहना, अफजाइश के जरिए खुद की बका, ग़िज़ा का हुसूल, दुश्मन से खुद की हिफाजत जैसी कई वजूहात की बिना पर जानदार के आज़ा और जिस्मानी अफ़ाल में तब्दीलियाँ होने वाली तब्दीलियों को तवाफुक कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जानदारों की जमातबंदी किस तरह की गई है। आज तक कई साइंसदानों ने इसलिए मखसूस मुख्तलिफ खुसूसियात की बिना पर नबातात और हैवानात की अलहदा जमातबंदी की है। ऐसी जमातबंदी की एक जंजीर बनती है। इसकी इब्तिदा आलम हैवानात या आलम नबातात से होती है। इसके बाद जानदारों की खुसूसियात में बुनियादी मुशाबहत और इख्तिलाफात के लिहाज से इनकी गिरोह तैयार होते हैं। इसी को जमातबंदी का सिलसिला कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, इसके बाद हमको लास्ट में देखना है कार्ल लुईस का 2 इसमी तरीक़ा। जैसे कि हम एक मिसाल लेते हैं, एक जमात में एक नाम के 2 या 2 से ज़ायद है 3 तलबा है जिनका नाम एक ही है। जैसे ले लीजिए कि सबा, तो हम इनको पुकारने के लिए इनका पूरा नाम का इस्तेमाल करेंगे। वालिद के नाम के साथ लेंगे या सरनेम के साथ लेंगे ताकि इनकी पहचान हो सके। इसी तरह हर जानदार को पहचानने के लिए 2 इसमी तरीक़े पर इन्हिसार किया जाता है। इसके मुताबिक हर जानदार को एक साइंसी नाम दिया गया है। इसी नाम में 2 इस्तिलाहात है, पहले से जिन्स ज़ाहिर होती है और दूसरी से नूह ज़ाहिर करते हैं। बैनुल अक़वामी उसूल तस्मिया के तहत तमाम जानदारों को 2 इसमी तरीक़े से नाम दिए गए हैं। एक नूह के तमाम जानदारों में इतनी मुशाबहत होती है कि उनका रंग, ऊंचाई, दुम की लंबाई जैसे इख्तिलाफात हो, तब भी इनमें अफजाइश नस्ल
हो सकती है। मसलन दुनिया भर की तमाम बिल्लियां एक ही जिन्स से ताल्लुक़ रखती है। इसी तरह हैवानात में मुर्गी, गाय, कुत्ता वगैरह और नबातात में आम, मकई और गेहूँ इसकी मिसालें हैं। तो आज की सबक में हमने देखा है कि तवाफ़ुक़ किसे कहते हैं, नबातात में तवाफ़ुक़ क्या है, हैवानात में तवाफ़ुक़ क्या है, जानदारों की जमात बंदी किस तरह की गई है, और कार्ल लोइंस का 2 इसमी तरीक़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इस लेसन को समझने में मदद मिली है। और अभी मैं आपको कुछ सवालात दूंगी जिसके आपको जवाब लिखने हैं। बोर्ड पर कुछ सवालात दिए गए हैं, इसके आपको जवाब लिखने हैं। सबसे पहला है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। नंबर 2 है नागफनी, बबूल और दूसरी रेगिस्तानी नबातात कम पानी वाले इलाकों में आसानी से क्यों जिंदा रह सकते हैं। ये आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।